शराज खान साहब, एक बार फिर से वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आगाज़ कर लेते हैं मेरे ख्याल से जो इस वक्त इंटरनेशनली इश्यूज चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन, यूरोप, इस हवाले से जो एक रिफ्ट का सामना देखने में आ रहा है, उससे आगाज़ करते हैं, फिर पाकिस्तान की भी बात करते हैं और इमरान खान की भी बात होगी। किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की जो पॉलिसी है वो यूरोप की पॉलिसी से और जो यूक्रेन के लिए सपोर्ट है उससे तसादुम करती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या यूरोप स्टैंड ले पाएगा या फिर एंड में दो यूरोप या जो अमेरिका है वो मिलकर ही कुछ इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे, या आपको लगता है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सोलो फ्लाइट के फैसला कर लिया और वो यही करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है इसके ऊपर पूरी बात करना और कंक्लूड करना। मेरे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि ये जो 27 ममालिक की यूरोपियन यूनियन है ये बड़ी ताकतवर है। यूके की बहुत पावर है। यूके ने सारी दुनिया पर रूल किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस तरह चीज़ें बिल्कुल खुल गई हैं और हर चीज़ ओपन हुई है, उससे तो पता यही लग रहा है कि यूरोप विदाउट अमेरिका इज नथिंग। अगर खाली यूक्रेन की बात करें तो अब तक ये पिछले तकरीबन 3 सालों के अंदर यूक्रेन की वॉर के दौरान जितना ही पैसा यूरोपियन यूनियन ने या यूरोपियन ममालिक इंक्लूडेड यूके ने खर्च किया है, इक्वली उस जितना ही जो है अमेरिका ने इस जंग के अंदर कंज्यूम किया या दिया है। और विदाउट मिलिट्री असिस्टेंस, विदाउट अमेरिकन असिस्टेंस यहाँ तक तो जंग जीती ही नहीं जा सकती थी, बल्कि प्रोलॉन्ग हो ही नहीं सकती थी। इसके बावजूद यूक्रेन का 20% इलाका रूस के कब्जे में है और उसके साथ जो के लिए जंग इसलिए अगर प्यूटन के पर्सपेक्टिव में देखें तो इसलिए ज़रूरी थी कि ये यूरोप में है और वो नहीं चाहता, और रूस के बॉर्डर पर है और वो नहीं चाहता था कि यहाँ अमेरिका की का बेस बने और मामलात आगे चले। तो ऑब्वियसली अमेरिका के कहने के ऊपर ही ये जंग शुरू हुई और अमेरिका के कहने के ऊपर ये ख़त्म होगी। और एज फार एज आई अंडरस्टैंड डोनाल्ड ट्रंप, वो मेरे ख्याल में ये जंग ख़त्म होगी, वो लूज़ नहीं करना चाहता। वो कभी अपने स्टैंड से, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। तो ये जंग तकरीबन ओवर समझे। लेकिन एक बात यहाँ पर और हो गई है कि यूरोपियन ममालिक को पहली बार पता चला है कि हमने अपनी नेटो, अपनी फोर्स, अपने वसाइल को पैदा करके अपनी पॉलिसी को अपनाना है। ये सोच पाई जाती है। अगर आप लंदन की बात करें, बहुत अनपॉपुलर प्रेसिडेंट मैक्रोन की बात करें, यूरोप यानी बेल्जियम की बात करें, मैं आप शायद पाकिस्तान में थी, मैंने जर्मनी का दौरा किया, वहाँ 5 दिन ठहरा हूँ, रिहाइश अख्तियार की और जर्मनी का इलेक्शन देखा है कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है फाइनेंशियली यूक्रेन के जंग के अंदर जब से वो शुरू हुई है, अलॉन्ग विद यूके एंड डेनमार्क। तो वहाँ पर उन्होंने ये बात बड़े ज़ोर और शोर से ये कह रहे हैं कि जंग तो हार चुके हैं और जंग का खात्मा भी होना है। लेकिन जो लंदन में समिट कॉन्फ्रेंस हुई है या जेलेंस्की जिस तरह उसको हीरो बनाकर पेश किया जाता रहा और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सबके सामने उसको क्वाइट ह्यूमिलेटिंग वे से ट्रीट किया, उसके बाद तो चीज़ें इस कदर खुल गई हैं कि ये यूरोपियन ममालिक जितने भी हैं इसका कोई ऐसा एंड चाहते हैं। तो वहाँ पीस कीपिंग फोर्स रखी जाए और दूसरी बात ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो हमारा यूरोपियन ममालिक हैं या नेटो की फोर्सेस है वहाँ एज ए पीस कीपिंग फोर्स हो, और फिर जो 20% इलाका रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है वो वापस ले। तो ये एक तरह का पूरी जो 80 साल तारीख है यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, चूंकि नेचुरली ये लोग अलाई थे अमेरिका के और अमेरिका के ऊपर डिपेंड करते थे। और अगर आप इराक की वॉर की बात करें, आप मिडल ईस्ट की बात करें, लीबिया की बात करें, बाकी ममालिक की बात करें, ये सारी जंगें जितनी भी हुई हैं या मिडल ईस्ट के अंदर जो कुछ हुआ है या सर्बिया की बात करें,
ये जितनी जंगें हुई हैं ये अमेरिका के कहने के मुताबिक शुरू की गई हैं, और यूरोपियन बाय ऑल मींस दे हैव नथिंग देयर ओन से के टू बी अलाइव विद यूएस। तो ये इनका एक पूरा 80 साल या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इत्तेहाद था, प्यूटन उसमें फ्रैक्शन डालने में, उसमें दरारें डालने में, उसमें रिफ्ट डालने में कामयाब किसी हद तक हो चुके हैं, अलॉन्ग विद चाइनाज पावर। और डोंट फॉरगेट के अभी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ये है कि ये जंग तो खत्म होगी। वन मोर थिंग के वाशिंगटन यूरोप की पॉलिसी को डिक्टेट करता है, यूरोप की पॉलिसी को बनाता है, और तेल अबीब वाशिंगटन की पॉलिसी को बनाता है। तेल अबीब की पॉलिसी ये है कि ईरान के साथ कोई नया महाज खोला जाए, जंग की जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी यूज्ड इन अ वे। उन्होंने आज ही ईरान को जोरी तवानाई के हवाले से मुज़ाकरात की पेशकश की है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल नहीं होंगे, जिस तरह अमेरिका ट्रेडिशनली जंगें शुरू करता रहा है और यूरोप उसमें धकेला लेकिन जाता रहा शिराज खान है। साहब, ये आपने कहा कि एक जानिब उनकी पॉलिसी ऐसी लगती है कि वो चाहते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन दूसरी जानिब जो फैसले करते हैं टैरिफ्स का, जिस तरह से उन्होंने आयत किए हैं, उसके बाद फिर कनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका रिएक्शन भी आपने देखा, फिर चाइना का भी देखा, फिर अमेरिका में भी लोग इससे अपसेट हैं कि जब आप उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे या उनकी मसनूआत की कीमतें हैं जो हैं वो इजाफा होगा तो वो भी आपके लिए मुश्किल करेंगे। तो चाइना और डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक, और बिलखसूस कनाडा का जो ताल्लुक है, इस तरह के जो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है अगेन, बट लेट मी गो बैक फॉर वन सेंटेंस कि ये जो ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर किया, दिस इज अगेंस्ट द तेल अबीब पॉलिसी। उसकी एक वजह यह है कि डोंट फॉरगेट कि ईरान बड़े अरसे से निशाने पर है, लेकिन रशिया ने दफाई मायदा कर लिया है ईरान के साथ। तो ईरान, चाइना अलॉन्ग विद रशिया एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। तो बड़ा मुश्किल होगा ईरान के ऊपर हमला करना, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उनको एंगेज करना चाहते हैं। अदरवाइज अब आते हैं आपकी मसनूआत की या टैरिफ के ऊपर, या दुनिया की तरफ इक़्तिसादी पाबंदियां, या दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाना, ड्यूटी लगाना ऐसी गुड्स जो अमेरिका में जाती हैं या अमेरिका बाहर भेजता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई मार्ग खोल लिए। एक तो फॉरेन पॉलिसी, जहाँ गाजा की बात वो कर रहे हैं, गाजा को क्लीन करें, गाजा छोड़े, ये एक बहुत बड़ा मार्ग है। दूसरा, डोमेस्टिकली वो इमिग्रेंट्स को, लाखों के हिसाब से इमिग्रेंट्स को वहां से बेदखल करने के दर पे है। बाज लोगों के इमिग्रेशन अभी स्टे है, कई लोगों के केसेस अभी अदालतों के अंदर चल रहे हैं। तो वो इन अ वे इंसल्टिंग एवरीबॉडी। वो ये भी कह रहे हैं कि ये देखें, बड़ा ही अजीब व गरीब उन्होंने एक मार्ग खोला है जो डोमेस्टिक सतह पर लोग उनके खिलाफ हो गए। हाँ, अलबत्ता ये जो उन्होंने कांग्रेस में 435 कांग्रेस के अरकान, वो 100 जो है उसमें उनके सेनेटर हैं, उसके अंदर जो तकरीर की है उससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है। लेकिन ज़ेलेंस्की के साथ या डोमेस्टिक पॉलिसी या इमिग्रेंट्स के साथ या टैरिफ की जो बात उन्होंने कर रहे हैं, वो डोमेस्टिकली उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई थी। सफर कौन करेगा? अमेरिकन लोग खड़े हो सफर करेंगे जो कि मसनूआत खरीदते हैं। रेवेन्यू में तो इजाफा होगा, लेकिन डोंट फॉरगेट कि आज चीन के वजीर खारजा, जिनका नाम है वांग यी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ने जब यानी उन्होंने ये कहा है कि ये जो चीन है ये हर तरह से खुद मुख्तार है एंड इक्वली इन पावर वाइज, अगर हथियारों की बात करें, उनकी मैशत की बात करें, तो इक्वल है किसी भी मुल्क के लिए मुकाबला करने से। तो डोंट अंडर एस्टिमेट। आप दुनिया के अंदर जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं तो ये वक्त ऐसा नहीं है कि कोई डिक्टेशन लें या जैसा आप हमें ट्रीट करेंगे वैसे ही हम आपको ट्रीट करेंगे। तो उन्होंने इन ए वे सेल्फ सफिशिएंट होने की वजह से, अपनी ताकत की होने की वजह से जवाब दिया है कि अगर आप 20% ड्यूटी हम पे लगाएंगे, क्योंकि ये तो एक सादी मादे और मेरे ख्याल में
I'm not wrong, कोई 120 बिलियन प्लस तजारत होती है। और अगर मैं आपको अमेरिका में 2 दफा गया हूँ, अगर अमेरिकन शेफ्स की बात करें तो हर चीज मेड बाय ऑलमोस्ट बाय चाइना है, इतनी बड़ी तजारत होती है। और जब वहां के लोग तजारत भी कर रहे हैं, उनके ऊपर 20% लगेगा तो बिजनेस भी बंद होंगे। और अगर आप ये इमिग्रेंट्स को वहां से निकाल देंगे, मेक्सिको के इमिग्रेंट्स हैं, 20-20, 25-25 घंटे वो काम करते हैं बेचारे, तो उस तरह उनकी मैशत को वो चलाते हैं, घरेलू काम से लेकर इनकी इंडस्ट्री तक सारे चलाते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये अफ्रीका से भी लोगों ने, ये साउथ अमेरिका से भी जो ममालिक हैं, उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर जो है वो क्रिमिनल्स भेज दिए हैं, उन्होंने अपनी जेलों के दरवाजे खोले और दाखिल कर दिए। तो ये डोमेस्टिकली भी उनके लिए प्रॉब्लम था। देखें, अमेरिका का आइन 200 साल पुराना है, ये जमहूरियत, ये इंसानी हकूक की पासदारी, ये लेस अचीवर्स के साथ खड़ा होने वाला मुल्क है। तो ये हम यहाँ पे किंगडम तो नहीं है कि आप फाशिस्ट बनकर अपनी एक हुकूमत को चलाएं या इस तरह के मामला करें। तो चाइना इटसेल्फ जो है वो जवाब देने के काबिल है। और यूक्रेन की जंग का जो ड्रॉप सीन होने वाला है, उससे तो चीन का या रशिया का, इनकी पावर का पता चलता है। तो आई डोंट थिंक सो कि डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ है करते कुछ है, लेकिन यूक्रेन की हद तक तो चैप्टर क्लोज है। लेकिन अगर गाजा में कोई वो एडवेंचर करते हैं या जिस तरह बार बार वो धमकियां देते हैं कि ये होगा, हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई भी अरब, कोई भी मुसलमान मुल्क इसलिए वो इस बात पर तैयार तो है कि साइड बाय साइड फिलिस्तीनी स्टेट होने चाहिए, इजरायली स्टेट होने चाहिए, लेकिन कोई भी इस बात पर एग्री नहीं है कि गजा का से फिलिस्तीनियों का इनखला किया जाए, वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले किया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप 2 साल के बाद तो कांग्रेस का एक इलेक्शन आने वाला है, उसमें शायद हार जाए। 4 साल की उनकी टेन्योर है, जिंदगी भी का भी कोई पता नहीं है। तो वो कोई भी नहीं चाहेगा, ना सऊदी अरब चाहेगा। हमें पता है कि हमारे मुसलमान मुल्कों की जो क़यादतें हैं वो इस तरह अवामी ताकत से नहीं आई हैं, हुकूमत में नहीं आई हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगा। आखिरी मुसलमान दुनिया में बचेगा जो ये तस्लीम कर लेगा कि शहनाज खान साहब, फलस्तीन के आपने लोगों कहा को। कि डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो फिर पाकिस्तान की तो उन्होंने तारीफ कर दी है। पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि एक बहुत ही उनको मतलूब जो दहशतगर्द था, मास्टरमाइंड था, वो पकड़कर हवाले कर दिया अमेरिका के। और लेकिन दूसरी जानिब जो सफरी पाबंदियां हैं पाकिस्तानी शहरियों के लिए उतनी ही सख्त होंगी जितनी अफगान शहरियों के लिए होंगी। तो पाकिस्तान के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी आप देख रहे हैं? हाँ, ये भी बहुत अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन। देखें, ये जो शरीफुल्ला उर्फ जाफर है, ये इंटेलिजेंस बेस ये गिरफ्तारी हुई है, पाकिस्तान ने इसको गिरफ्तार किया है। अल्लाह जाने कब गिरफ्तार किया था, अब किया है, पहले कहीं किया था, लेकिन ये बहरहाल पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था। और ये मतलब था 2021 में जब अमेरिका की फौजें वहां से उनका इनखला हो रहा था, तो एक बम धमाका हुआ था काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, जिसमें 13 उनके फौजी मारे गए थे और 150 के करीब अफगानी या अमेरिकन जो भी थे उस वक्त वो जख्मी हुए थे। उसके बारे में कहा जाता है कि आइस का या दाइश का ये कमांडर था, मुबैना तौर पर खुदा बेहतर जानता है था या नहीं था। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप पहली दफा कांग्रेस में ऐवान नुमाइंदगान से खिताब करने जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ पेश करना था कि मैंने जो पिछला हिसाब है वो भी लेना है। तो उनको जुबिलेशन के लिए वो खड़े होकर उन्होंने इस चीज का ऐलान किया। और ये हमें हमारी तारीफ की गई, तहसीन की गई कि हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा किया है कि एक बहुत हाई टारगेट वैल्यू जो अमेरिका का मुजरम था वो हमारे हवाले किया है। उसमें कांग्रेस मैन तो सब खड़े होकर, अगर वो क्लोजली आप देखें तो सब तालियां बजा रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स ने उस तरह जुबिलेशन में कोई तालियां चलियां नहीं बजाई हैं। तो ये उनको अपनी एक कामयाबी दिखानी थी, उसमें हमें भी थैंक यू किया गया। अब मैं आपको ये बताऊं कि हमने पहले ही 9 ऐसे हाई टारगेट दहशतगर्द मुबैना तौर पर अफगानिस्तान और दाइश और आइस या इससे पकड़कर, जिसमें वो खालिद बिन शेख भी थे, वो गुंतानामो बे में 9 हाई टारगेट जो है हमने दिए थे।
उसमें से अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक कोई somebody can prove me wrong कि जो अमेरिकन जस्टिस सिस्टम है उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं हुए हैं, उनको कोई सजाएं नहीं हुई हैं, तो वो अभी तक वेटिंग के क्या हो रहा है, 20 साल इस बात को हो गए, 9/11 तकरीबन गुजरे हुए। तो इस वक्त वो ये जो यानी हमने टारगेट पकड़ कर उनको दिया है, इसका पाकिस्तान को कितना फायदा होगा, इससे तालिबान जो है या जो पाक अफगान कशीदगी है उसमें कितना कशीदगी में इजाफा होगा। आपको पता है कि वो बॉर्डर क्लोज है, लोग वहाँ पर आमद और रफ्त नहीं है, सारी चीज़ें वहाँ फंसी हुई हैं, लोग जा आ नहीं सकते। जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, तो एक कशीदगी का माहौल वहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि आई होप के जो जनरल आसिफ गफूर साहब पाक फौज के तर्जमान थे, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में की थी, तो हमें उन्होंने ये ब्रीफ किया था कि अफगानिस्तान को हम छोड़ नहीं सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे जोग्राफियाई, इस्लामी, नजरियाती सारे रिश्ते मौजूद हैं और ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है। आपको पता होगा सोवियत यूनियन के ज़माने के ऊपर जब काबुल पर हमला करने की कोशिश की तो हमने वो वॉर लड़ी थी। जनरल ज़िया-उल हक भी उस वक्त जो है चीफ एडमिनिस्ट्रेटर आर्मी चीफ के थे, उस वक्त रूलर थे सिंह। तो उस वक्त से हमारी एक पॉलिसी है, उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। एक तो हमारा बॉर्डर 27-2800 किलोमीटर का अफगानिस्तान के साथ है, दूसरा वो मुसलमान है, इस्लामी मुल्क है, तीसरी मेन जो वजह है वो ये है कि हमारी बहुत बड़ी तजारत होती है। तजारत के अलावा जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा का पूरा एक सूबा है फाटा, जो वो भी उसमें शामिल हो गया खैबर पख्तूनख्वा में। तो दीज आर ऑल वन पीपल, मतलब एक लोग हैं। तो आप अफगानिस्तान के पठानों को पाकिस्तान के पठानों से जुदा नहीं कर सकते, उनके रिश्ते नहीं नाते हैं, शराज खान कैसे साहब, नाते। लोगों में तो कोई दूरियां नहीं हैं, लेकिन जो शरपसंद हैं या जिनको आजकल पाकिस्तान में आपने भी टीवी चैनल्स में देखा होगा ख्वारिज का नाम दिया जा रहा है, या जो पाकिस्तान में दहशतगर्द एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, उनके हवाले से पाकिस्तान ने अब बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी ली है। इतनी शायद माजी में कभी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अब नॉर्मल हो सकेंगे इसके बाद, इस नहज पे जो पहुंच चुके हैं, यहाँ से कहीं नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे या यहाँ से मज़ीद ख़राब से ख़राब तर ही होंगे? मेरे ख्याल में जो इमरान खान फैक्टर इमर्ज है हुआ है इसमें, उसमें हमारी हुकूमत के लिए जब अमेरिका हमारी तारीफ कर रहा है तो थोड़ा सा हमारी हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी ब्रीथिंग स्पेस उनको मिल गया है और दे आर इन ए जुबिलेशन के पूरा दिन खबरें भी चल रही हैं, इस पर तबसरे भी हो रहे हैं और ये एक नई विंडो अपॉर्चुनिटी है। हमें थैंक यू किया गया है, हमारा शुक्रिया अदा किया गया फॉर द रॉन्ग रीजन। और ये रॉन्ग रीजन हमारी जिसकी तरफ मेरा इशारा है, क्वेश्चनली दहशतगर्दी की तो कोई हिमायत नहीं कर सकता, इंसाइटमेंट की ना मुझे करनी चाहिए, ना आपको करनी चाहिए, ना किसी जी शऊर इंसान को करनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है, जैसा कि मैंने उन 9 हाई टारगेट्स लोगों को जो हमने अमेरिका के हवाले किया, उसी तरह ये कोई कुर्बानी का बकरा है, ये शरीफुल्लाह, ये वाकई कोई मास्टरमाइंड था, लेकिन हमने पेश कर दिया। और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हमें हमें तो चाहिए अपने यहाँ अमन, और अमन जो है वो पाकिस्तान के लिए लाजमी है। और अमन का कायम नहीं हो सकता जबकि हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ अच्छे हों, इंडिया के साथ अच्छे हों, रिज ईरान के साथ अच्छे हों, जो हमारे नेबर्स हैं। देन वी कांट चेंज देन। अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है। अमेरिका की पॉलिसी अगर हमारी कोई उनके साथ कोई बाकायदा लड़ाई हो जाती है, वो हो भी रही है, वो तो पीछे हटने वाले नहीं है। आपको पता है अमेरिका 20 साल वहां पर बैठा, उसके बाद अंग्रेजों ने कोशिश की उस पर कब्जा करने के लिए, सोवियत यूनियन आया, तो उनने तो लड़ना ही है, उनकी ट्रेनिंग ही लड़ना है। तो हमें, मुझे नहीं पता कि कोई हमें ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को दहशतगर्दी के अलावा किसी और सिनारियों में हमें कोई अहमियत मिलेगी। हमारी अहमियत इसी में है कि अफगानिस्तान
कोई ऐसा काम करें कि अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की एक ही तरह दहशतगर्दी के सिनारियों में इसको किया जाए, और ये बड़े अरसे से ये कोशिशें शहनाज जारी हैं। खान साहब, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो हुकूमत सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दे रही है, उनका तो ये भी प्रॉब्लम है ना कि वो तो पहले दिन से ये समझ रहे जब से डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए कि ये तो हमसे इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे और ये कहेंगे कि मतलब आपको करना ही है। वो ये भी नहीं है कि ख्वाहिश होगी, तो वो पीटीआई ने भी ऐसा माहौल बनाया हुआ था, लेकिन वैसा कोई मुतालबा अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने नहीं आया। ऑल्दो कि उनसे जो रिलेटेड लोग हैं, उनकी गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं, वो अक्सर अपने इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली इमरान खान को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, लेकिन कोई ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। मेरे ख्याल में हो सकता है कुछ और पाकिस्तान से करवाना चाहते हैं, और हमारे पास कुछ ऐसे कार्ड्स हों जो हम उनको पेश करना चाहते हैं। देखिए, जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया था, तो सबसे पहली बात जनरल मुशर्रफ ने क्या की थी, चूंकि वो फौजी रूलर थे, उन्होंने सारे अपने उबले हुए अंडे जो थे वो थाली में डालकर अमेरिका के हवाले कर दिए थे। अड्डे भी ले लो, बंदे भी ले लो, जो मर्जी करते हैं, वी आर हियर टू सर्व यू। तो हमारे लिए वहां से जो ऑर्डर आएगा हम ओबे करने के लिए भी तैयार हैं। दूसरा, हम लॉबिंग कर रहे हैं कि किस तरह अमेरिका की तवज्जो या डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो इमरान खान से हटकर कहीं और लगाई जाए, चूंकि वहाँ लॉबियस्ट काम करते हैं, उन्होंने इलेक्शन में भी किया है। तो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना तो ये चाहिए ना नीलम के पीटीआई को या जो पाकिस्तानी हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि इमरान खान की अगर रिहाई होती है तो पाकिस्तान की अदालतों के मुताबिक हो, पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक हो। हम दूसरों की तरफ ना देखें, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ना देखें। अगर मैंने आपके ही प्रोग्राम में शायद कहा था कि अगर इमरान खान साहब को डोनाल्ड ट्रंप छुड़वाते हैं तो लेबल तो यही लगेगा कि इज ए कंप्रोमाइज, के उनका एसेट बना है, ये पाकिस्तानी कौम का एसेट नहीं है। तो उनका वो बयानिया सारा, उनकी वो आइंदा की सियासत भी दफन हो जाएगी अगर डोनाल्ड ट्रंप उनको छुड़वाते हैं। लेकिन किसी वक्त भी जो विल्सन की बात करें, जलमे खलीलजाद की बात करें, सीरीज ऑफ थिंग, या वो रिचर्ड ग्रीनल की बात करें, या कोई ना कोई जो वहाँ का कांग्रेसमैन है या सेनेटर है, किसी न किसी वक्त किसी जगह तकरीर कर रहा होता है, ट्वीट कर रहा होता है, बयान दे रहा होता है। तो ये सारी चीजें भी जो है कहीं जाने वाली नहीं है, ये भी वहां पर मौजूद है, और उसको खुद वो एडमिट कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप भी और उसके जितने भी रफ़ाए कार हैं कि इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ है वो वही हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप अदालतों का सामना करते रहे। यानी उनको हरवाने के लिए जिस तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए, तो ये सारी चीजें वो खुद एडमिट भी करते हैं और उनको पता भी है, और किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। बहरहाल मुझे यही लगता है कि इमरान खान साहब अगर तो माफी मांगे या डील बना लें तो शायद फौरी तौर पर कोई रिलीफ बन सकता है। ये मसला इमरान खान का नहीं है, मसला यहाँ पर यह है कि जो मौजूदा सेटअप है इमरान खान की रिहाई के बाद क्या ये सस्टेन कर पाएगा, ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि चल पाएगा। इसी आप वजह से किस तरह से इस बात का दावा करें शहनाज खान साहब, क्योंकि अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद और जिस तरह से जजेस में तब्दीलियां, जिस तरह से मुद्दत मुलाजमत में एक बड़ी जो कुर्सी है उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई, जिस तरह से मीडिया इस वक्त काम कर रहा है, कोई भी एंकर थोड़ा सा भी मतवाजन बात करने की कोशिश करे या थोड़े हकाइक मंजर आम पर लाने की कोशिश करे, उसकी जुबाबंदी करा दी जाती है। ऐसे हालात में अगर इमरान खान भी बाहर आ गए तो वो क्या ही कर लेंगे, और उनकी अगर अगर बाहर आते भी है, रिहाई कितने दिन तक मुमकिन हो सकेगी? दोबारा वो कोई ऐसी स्टेटमेंट देंगे, दोबारा कोई ऐसे केसेस बना दिए जाएंगे, वापस उनको जेलों का सामना करना पड़ेगा? आपको नहीं लगता कि अब सियासतदानों ने और पाकिस्तान के अवाम ने अपनी खामोशी की वजह से बहुत अपनी पोजीशन कमजोर कर ली है? अब वो चाहें भी तो शायद कुछ नहीं कर पाएंगे काफी अरसे तक। देखिए, एक पहली बात तो यह है कि मैं कंडेम्ड भी करता हूँ बीइंग ए जर्नलिस्ट, और आपको भी करने चाहिए, हर जी शऊर इंसान को करने चाहिए। साफ़ी का बुनियादी काम होता है खबर की तलाश, और साफ़ी का बुनियादी काम होता है हुक्मरानों से, अरबाब इख्तियार से सवाल करना। ये सवाल अवामी मफाद आमा में होनी चाहिए। अगर कोई पार्टी का लीडर बड़ी पार्टी है, ज्यादा लोग उसके साथ हैं, वो जेर ताब है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो अगर अगर आप उनके लिए आवाज उठाते हैं या
बैलेंस करने की कोशिश करते हैं या सवाल करते हैं कि ये 200-250 मुकदमा दुनिया में किस लीडर के ऊपर जो है वो कायम हुए। तो वो जवाबन ये होता है कि उस साथी को अफेयर कर दिया जाता है। बहुत सारे मॉडरेट किस्म के जर्नलिस्ट या एंकर थे जिनमें कई नाम है, काशिफ अब्बासी है, हबीब अकरम है, वो पारस है, बहुत सारे दूसरे हैं। बेचारे ये बड़े सॉफ्ट स्पोकन लोग थे, ये भी अफेयर हो गए। तो यकीन करें कि अब तो मैं भी जब तज्जिया देता हूँ तो मेरी जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी कई दफ़ा मुझे नहीं लगता कि चल जाएगी या नहीं चल जाएगी। तो मैं कॉलम भी लिखता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि चलो शाया हो जाए। मेरी एक कॉलम नवीस है पाकिस्तान के, मेरे घर भी आए थे बहुत बड़े कॉलम नवीस है, तो मैंने उनको कुछ अर्सा पहले कहा यार कॉलम मुझे नहीं भेजा करो, इस तरह के जो कॉलम लिखते हो तो सीधे लिखा करो, थोड़ा हकायक पर मबनी। तो उन्होंने मुझे कसम उठा के कहा कि शिराज साहब मेरे कॉलम शाया ही नहीं होते। मैं बड़ी कोशिश करके कोई एक आधी लाइन इधर उधर लिख देता हूँ, बाकी तो आगे पीछे लिखता रहता हूँ। तो इस तरह का जब माहौल पैदा होगा तो फिर घुटन होगी। एक तो सहाफत के हवाले से मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ, पीका ऑर्डिनेंस आया, साफी एहतजाज कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या होगा? आप मुझसे कसम उठवा लें कि आपकी वजह से मैंने अभी खबरें देखना शुरू की थी, चूंकि मैं खबरें देखता ही नहीं हूँ, एक दो चैनल हमारे रह गए हैं और उनके ऊपर किस तरह के तज्जिए होते हैं, किस तरह की खबरें होती हैं। और कल परसों से आप देखें कि एक हफ्ते तक यही खबर चलती रहेगी। ये जो शरीफुल्ला उर्फ जाफर गिरफ्तार हुआ, वो पाकिस्तान की फौज की तारीफ, वो पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ, यही तजिए यही तबसरे चलेंगे। हालांकि मैंने आपको पूरा बता दिया कि इसके हमें फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। आई होप को कोई फायदा हो। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, वहां से अमेरिका हमारी मदद भी करता रहे, वहां पर हमें सरमायाकारी में भी इजाफा हो, हमारे लोग भी वहां जाएं। लेकिन अभी तो वीजा ही जो है, जैसा आपने कहा, वीजा बंद हो गए अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के, हमें नत्थी अफगानिस्तान के साथ किया जाता है। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि ना चाइना का कुछ बिकने वाला है, ना रूस का कुछ बिकने वाला है, ना किसी और का कुछ बिकने वाला है। ये बड़ी ताकतें, और ना इंडिया का कुछ बिकने वाला है, चूंकि उनकी बहुत बड़ी माशी मंडी है और इन्होंने वहां पर सिविल न्यूक्लियर मायदे भी कर लिए हैं, हथियार भी मोदी साहब गए थे वो भी ले आए। प्रॉब्लम है मुझे और आपको, हुकूमत आप लाहौर में रहकर आई हैं, पाकिस्तान में रहकर आई हैं, आपको आज की खबर देता हूं कि जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात है उसमें 15% कमी आई है। इसी तरह कपास की पैदावार जो है उसमें 50% जो है वो कमी आई है। यानी कि सिर्फ अगर टेक्सटाइल की बात करें तो 26 मिलियन डॉलर जो है वो गिर गई है। तो ये आप अंदाजा कर लें कि एक तरफ हुकूमत ये खबरें चलवाती है कि जो माशी इंडिकेटर है बहुत बेहतर हुए, खजाने में बहुत पैसे हैं, महंगाई कम हो गया। दूसरी तरफ शहनाज अगर खान साहब, कैमरा मुझे लगता है कि आपने वो मुस्बत खबरें नहीं पढ़ते, आपने वो 60 पेजेस की जो मरियम नवाज की एक साला कारकर्दगी रिपोर्ट है वो नहीं देखी, वो 90 प्रोजेक्ट्स नहीं देखे। आप एक कपास की बरामदात या बाकी ये एक्सपोर्ट्स लेकर आ गए हैं, अब मरियम नवाज की रियल कारकर्दगी नहीं देखते आप नहीं चाहती कि मैं पाकिस्तान में जाऊं? मरियम नवाज अच्छा काम कर रही है। देखें, तजावजात हटा रही हैं। और तजावजात क्या है कि जो लोग किन्नू बेचते हैं, मूली बेचते हैं, गाजर बेचते हैं, उन सब के जो रेले ठेले या पांडे कली करते हैं, आप समझे ना, वो बर्तन कली करते हैं, वो रेडी वाले, वो पथारेदार, वो बाहर जब बैठते हैं तो वो अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। तो उनके जो रेले ठेले या जो वो क्या कहते हैं, जो बेचते हैं अपना डेली बेसिस पर, वो तजावजात हटा रही हैं और वहाँ बेंच भी लगा रही हैं, सब कुछ लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि शहर साफ कर रही हो। लेकिन वो जो तजावजात जिन्होंने सोसाइटियां बना ली हैं, लोगों की जमीनों पर कब्जे करके वहां पर घास उगाकर उन्होंने अपनी जमीन डिक्लेयर बिल्कुल कर आप दी सही कह है। रहे हैं कि ये मुंशियों जो पिसा हुआ तबका है इसके तजावजात तो वो हटा ही रही हैं, इनके कारोबार बंद कर रही हैं। उनकी नीयत का इस तरह से पता चलेगा कि जो बासर शख्सियात इसमें मुलविस है उनके खिलाफ भी एक्शन लें तो पता चलेगा कि इंटेंशन उनकी क्या है और तब्दीली लाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल में आपने जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे वहाँ से लेकर और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला चल रहा है उसके ऊपर आपने अपना एनालिसिस दिया।